नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र में हूं, मुंबई में घूम रहा हूं, अलग अलग जगह लोगों से हालचाल मालूम करने की कोशिश कर रहा हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति का रुख किधर है। अजीत पवार ने जो धमाका किया है उससे महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है। योगी आदित्यनाथ और मोदी जी जगह जगह पे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो फंसोगे, एक होगे तो कामयाब होगे, इस तरह के नारे दे रहे हैं। गली गली का, मोहल्ले मोहल्ले का बच्चा बच्चा जानता है कि योगी और मोदी के इस नारे का मतलब क्या है। नारे का मतलब सिर्फ इतना है कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में दूरी पैदा करो, पिछड़ी जातियों और दलित जातियों को संदेश दो कि एकजुट हो जाओ, वरना लोग तुम्हें काटेंगे। इस देश में कोई किसी को नहीं काट रहा, लेकिन नेता इस तरह की नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। मजे की बात यह है कि उनकी महायुति बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेता महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें योगी के इस तरह के बयान महाराष्ट्र में नहीं चाहिए। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी के सामाजिक सद्भाव की राजनीति को, उनकी प्रेरणा को, उनके आदर्शों को लेकर चलने वाला राज्य है। हमें यहाँ नफरत नहीं चाहिए। और अजीत पवार ने तो ये भी कह दिया कि बारामती में उनको मोदी की जनसभा भी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के नेता जानते हैं कि मोदी का चेहरा जितना दिखेगा उतना गुजरात बनाम महाराष्ट्र का मुद्दा उठेगा और महाराष्ट्र में बीजेपी का डिब्बा गोल होगा। ये तमाम बातें मैंने अभय दुबे जी के संग बातचीत में उनसे पूछी कि क्या ये संदेश और बड़ी राजनीति का मतलब देते हैं। आज का दिन बड़ा खास है। आज हमारे विश्व गुरु ने नोटबंदी शुरू की थी और कहा था, भाइयों और बहनों, अगर ये फेल हुई तो मुझे किसी भी चौराहे पे फांसी पे लटका देना, जूते मार देना, तरह तरह की गंदी गंदी बातें जो मैं बोल नहीं सकता। सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है कि वो चौराहा कहाँ है, और सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है कि इस दुनिया के सबसे बड़े पत्रकार सुधीर चौधरी का वो वीडियो जिसमें वो कह रहे थे कि इन 2000 के नोट में तो नोटबंदी की है, जो नया नोट लाए हैं, एक माइक्रोचिप लगी है। जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो संकेत चले जाएंगे मोदी जी के पास कि रुपए कहाँ गड़े हुए हैं। वो माइक्रोचिप आज तक दुनिया में किसी को मिली नहीं। लेकिन वो सुधीर चौधरी जो इस तरह की झूठी बातें एक चैनल पे कह रहे थे, वो आज की तारीख में आज तक के चैनल का बड़ा फेस है। पता नहीं मुझे इस देश के बड़े बड़े चैनल इस तरह की झूठी छोटी बातें कैसे फैलाते हैं, या बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। शाहरुख खान का डायलॉग। तमाम बातों के लिए चलते हैं अभय दुबे जी के पास, उनसे पूछते हैं कि क्या है देश की राजनीति का हाल। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। बस सुन चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैं मुंबई में हूँ। महाराष्ट्र में तो गजब गजब नजारे दिख रहे हैं। शायद मेरी एंट्री का इंतजार कर रहे थे महाराष्ट्र में लोग, क्योंकि मैंने देखा कि आज अजीत पवार ने तो गजब कर दिया। योगी आदित्यनाथ आए थे, बड़े जोर शोर से नारा दे रहे थे, बटोगे तो कटोगे। उनको लगता था ये नारा जितना हिट होगा तो हिंदू मुसलमान में गैप पैदा होता चला जाएगा, वोट बैंक की खेती काटने में, वोट बैंक फसल उगाने में मदद मिलेगी। लेकिन अजीत पवार ने तो बिल्कुल गजब नजारे पेश कर दिए। उन्होंने कहा कि हमें जरूरत नहीं है ऐसे नारों की। महाराष्ट्र हमेशा से सांप्रदायिक तनाव नहीं चाहता, सामाजिक सद्भाव चाहता है। ये नारे यहाँ नहीं चल सकते। बाहर के लोग आते हैं, बयान देके चले जाते हैं। महाराष्ट्र एकता का छत्रपति शिवाजी ने हमेशा सामाजिक सद्भाव की बात करी है। तो अजीत पवार के इस बयान के बाद इतनी जबरदस्त मिर्ची लगी है बीजेपी को, और साथ ही उन्होंने कह दिया कि हमें मोदी की बारामती में कोई जरूरत ही नहीं है रैली वैली की, हम कल खुद निपट लेंगे। क्या लग रहा है अभय जी कि चुनाव से पहले ही अजीत पवार ने समझ लिया कि अब झोला उठाकर चलने का वक्त आ गया है साहब का, इसलिए लपेटो मत, फंसो मत। ये बयान की बटोगे तो कटोगे के बयान का उनकी ही पार्टी में इतना जबरदस्त विरोध, नवाब मलिक को खुलेआम समर्थन। बीजेपी किस मुंह से बात करेगी कि पहले कह रही थी नवाब मलिक दाऊद के आदमी हैं, ये हैं वो हैं। अब तो अजीत पवार डिप्टी सीएम है, प्रदेश का सीएम के बाद नंबर 2 का आदमी। वो कह रहा है योगी के बयान यहां नहीं चलने वाले। क्या संकेत आते हैं चुनाव से पहले इस तरह की बातें, क्या संदेश लाती हैं अभय जी? देखिए, अजित पवार के बयान पे मेरी दो प्रतिक्रियाएं हैं। पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि उनकी बात सही है कि ये बयान ठीक नहीं है, अच्छा बयान नहीं है, ये सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाला बयान है, ये सामाजिक एकता पैदा करने वाला बयान नहीं है। लेकिन उनकी ये बात गलत है कि ये बयान उत्तर प्रदेश में ठीक है लेकिन महाराष्ट्र में गलत है, कि जिस प्रदेश से लोग आते हैं वहां की परिस्थिति के मुताबिक देखते हैं। ये बयान उत्तर प्रदेश में भी गलत है, वहां भी ठीक नहीं है। और मेरा तो मानना यह है कि योगी आदित्यनाथ नाम का नेता ही कहीं के लिए भी ठीक नहीं है, ना उत्तर प्रदेश के लिए ठीक है, ना महाराष्ट्र के लिए ठीक है,
और ना कहीं के लिए ठीक है, क्योंकि वो पूरे देश में घूम घूम कर सांप्रदायिक घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं। और वो अभी से नहीं काम कर रहे हैं। आपको जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो ये काम करते थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने और ज्यादा जोर शोर से अधिकृत रूप से ये काम करना शुरू किया, और लोकसभा चुनाव के बाद और भी ज्यादा जोर से ये काम करना शुरू किया। उनके पास हर समस्या का एक ही इलाज है कि मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाओ। कैसे फैलाओ? अब ये उन्होंने एक तुच्छे किस्म, बहुत ही घटिया किस्म का एक नारा चुन लिया है कि बटोगे तो कटोगे, और ये नारा उनका हिंदुत्ववादी कतारों में बड़ा हिट है। नरेंद्र मोदी भी उसको दोहरा रहे हैं, दत्तात्रेय होसबोले भी उसको दोहरा रहे हैं, मोहन भागवत ने उस नारे को वैसा नहीं दोहराया, लेकिन उसी की समानार्थक बातें उन्होंने की। तो ये हिंदुत्ववादी कतार हैं, और अजित पवार हिंदुत्ववादी कतारों से बाहर के आदमी हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन या तो कांग्रेस में गुजारा है या राष्ट्रवादी कांग्रेस में गुजारा है, और शरद पवार की सोबत में गुजारा है। अब अंतर्विरोध क्या है महायुति का? अंतर्विरोध ये है कि महायुति का नेतृत्व ये तो चाहता है कि अजित पवार अपनी सीटों पर, जहां उनके उम्मीदवार हों, कुछ मुसलमान वोटों की गोलबंदी करें। इसीलिए महायुति सरकार ने जो इमाम थे और मदरसा शिक्षक थे, उनके उनके वेतन बढ़ाए उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ पूरा का पूरा प्रचार जो है वो सांप्रदायिक प्रचार है। भाई देवेंद्र फडणवीस भी तो यही कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी यही कर रहे हैं, आदित्यनाथ भी यही कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी यही कर रहे हैं। सभी लोग जमकर सांप्रदायिक प्रचार कर रहे हैं। इससे जो महायुति में अजित पवार की जो हैसियत है और उनकी जो उपस्थिति है, वो उपस्थिति कमजोर होती है। थोड़ी बहुत नहीं, काफी कमजोर होती है उपस्थिति। उनका जो लेवरेज है, यानी जहां से उनको फायदा मिलने वाला है, जिस फायदे के जरिए वो महायुति को लाभ पहुंचा सकते हैं, वो परिस्थिति ही कमजोर होती है। भाई महायुति की सबसे बड़ी पार्टी है जो कि 150 सीटों के आसपास चुनाव लड़ रही है, वो अगर उसके स्टार प्रचारक कौन है? योगी आदित्यनाथ। जब उसके स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ होंगे तो जाहिर है फिर ये अजित पवार को कौन पूछता है? तो ऐसे में अजित पवार के लिए बहुत जरूरी था कि वो एक बहुत ही सख्त बयान देते, और ये बयान देकर उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से अपनी स्वतंत्रता का उद्घोषणा कर दी है, अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है कि हमें चुनाव जीतने के लिए जहां जहां हम लड़ रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी की या योगी आदित्यनाथ की आवश्यकता नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ के साथ वो जुड़ते तो उनके जो कुछ भी उन्हें मुसलमान वोट मिलने क्या, मैं तो मानता नहीं उन्हें मुसलमान वोट मिलेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद है मिलेंगे, तो वो जो मुसलमान वोट मिलने की उम्मीद थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती और चुनाव परिणाम उनके बहुत ही विपरीत जाते। इसलिए उनको ये करना जरूरी था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसके अंदर एक अंदेशा है पूरी महायुति के लिए कि अगर महायुति को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, तो निश्चित रूप से अजित पवार अपने पुराने मुकाम पर जो कुछ भी उनके एमएलए जीतेंगे उनको लेकर चले जाएंगे और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनवाएंगे। मुझे तो बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है ये महायुति की पूरी योजना में एक बहुत बड़ी दरार है, और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस दरार का पूर्वानुमान लगा लिया है, उसने एंटीसिपेट कर लिया है इस पूरी दरार को। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी न केवल 145 या कितनी सीटों पे खुद लड़ रही है, बल्कि 14, जैसे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, करीब 15 सीटों को दोनों पार्टियों के भीतर उनके टिकट पे लड़ा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर 160 या उससे कुछ ज्यादा सीटों के ऊपर उसकी दावेदारी है। इसलिए वो अपने दम पर ही खुद ही को महायुति का इंजन मान रही है। अजित पवार की उसके लिए कोई खास महत्व है नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन महत्वहीनता का एहसास बहुत जल्दी ही एकनाथ शिंदे को भी होने वाला है। ये जो अजित पवार ने बयान दिया है, वो उनके अंदर जो महत्वहीनता का एहसास महायुति के भीतर के दायरे का आया है, इस तरह का महत्वहीनता का एहसास एकनाथ शिंदे को भी जल्दी होने वाला है, क्योंकि शिंदे और अजित पवार जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं उसमें भाजपा के बीच में बहुत अंतर है। अब आप इस लिहाज से महाविकास अघाड़ी को देखें, वहां कांग्रेस 101 सीटों पर लड़ रही है। भाई करीबन 95 सीटों पर उद्धव ठाकरे की, तो केवल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में 7-8 सीटों का फर्क है। 85 सीटों पर बोले तो जो उसमें 85 सीटों पे शरद पवार की पार्टी लड़ रही है, तो वहां पर देखा जाए तो तीनों जो पार्टनर हैं उनके बीच में सीटों का बहुत फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा ऊंच नीच नहीं है उनके बीच में। जबकि महायुति के अंदर भाजपा बहुत आगे है इन दोनों अपने गठजोड़ पार्टनरों से।
अच्छा, ये लेकिन ये इतनी आसानी से बीजेपी कैसे किनारा कर सकती है? जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखो, ये महाराष्ट्र में आके योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हमने माफिया ठिकाने लगा दिए, बार बार इशारा करते हैं वो अतीक की तरफ, मुख्तार अंसारी की तरफ। वो कहते हैं कि मुख्तार अंसारी के की जड़ें खत्म कर दी, मुख्तार अंसारी का साम्राज्य ढा दिया। और मजे की बात यह, मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा वो एनडीए का हिस्सा है, वो राजभर की पार्टी का विधायक है जो योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो मुख्तार अंसारी का बेटा योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बने रहने का समर्थन करता है। ऐसे मौके पे ना तो गोदी मीडिया कुछ बोलेगी कि भैया आप कह रहे हो मुख्तार अंसारी को निपटा दिया और उसके बेटे का समर्थन ले रहे हो, मंच पे वो बिठाओगे, अगर कोई रैली एनडीए की मीटिंग होगी तो वो देखिए संजय जी, आप बार बार इस सवाल को उठाते हैं और जायज उठाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की जो गठजोड़ राजनीति है उसके जो अंतर्विरोध हैं उन अंतर्विरोधों को रेखांकित करते हैं। ये काम आप करते हैं, मैं करता हूं और दूसरे जो निष्पक्ष विश्लेषक हैं वो इस काम को करते हैं। गोदी मीडिया इस काम को क्यों करेगा? गोदी मीडिया का तो काम ही है कि वो भाजपा की गठजोड़ राजनीति के जो अंतर्विरोध हैं उनको किनारे करे, उनको नजरअंदाज करे, उनको अदृश्य कर दे उनको और उनकी बल्ले बल्ले करने में लग जाए। तो वो तो ऐसा करते ही हैं, इसलिए यही उनसे उम्मीद है, इसीलिए उनको गोदी मीडिया कहा जाता है। अगर वो ऐसा करना बंद कर देंगे और अंतर्विरोधों को उभारने लगेंगे तो गोदी मीडिया हम लोग कैसे कह पाएंगे? ये बात तो सही है। अभय जी, आप देश के पहले 10 पत्रकारों में होंगे जो इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, दर्जनों किताबें आपने लिख डाली हैं, तमाम बड़े देश के टीवी चैनलों पे आप रहे हैं। आज सुबह से सोशल मीडिया पे बड़ी मजेदार चीज वायरल हो रही है। नोटबंदी का दिन है। नोटबंदी आज के दिन साहब आए थे और नोटबंदी की घोषणा करी थी, कहा था फेल हो जाए तो चौराहे पे जूते मार देना मुझे। तो आज लोग सुबह से एक तो उस चौराहे को लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि वो चौराहा कहाँ है, क्योंकि आज जो पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जा रही थी नोटबंदी, उसका जिक्र नहीं है। दूसरा, आज मैं आपसे गोदी मीडिया का आपने जिक्र किया तो मुझे याद आ रहा है, सुधीर चौधरी का एक बयान सुबह से वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो नोटबंदी हुई है ये बड़ी ऐतिहासिक चीज है। इस नोटबंदी में एक माइक्रो चिप लगी है। अगर आप जमीन के अंदर गाड़ देंगे 2000 का नोट भी, 1000 का नोट भी, तो वहां से तरंगे निकलेंगी, वो बता देंगी पैसा कहाँ रखा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि देश का एक पत्रकार जो ये चैनल पे आके घोषणा कर रहा है कि नोट के अंदर माइक्रो चिप लगी हुई है, ये अब तक का रिकॉर्ड बना दिया है मोदी जी ने कि काला धन को इससे बेहतर बेहतर तरीके से नहीं रोका जा सकता। टीवी पे आके कोई बात कहना, अगर मैं और आप कह रहे हैं तो एक गंभीर बात है। जो लोग सुनेंगे सड़क पे, चाय की दुकान पे, रिक्शे वाले, ठेले वाले, बड़े आदमी, छोटे आदमी, वो मानेंगे कि भाई अभय जी ने कुछ कहा है, इसका मतलब सच कहा होगा। अभय जी की एक विश्वसनीयता है, पूरी दुनिया में विश्वसनीयता है। मेरे पास तो जो मेल आते हैं अमेरिका से लंदन तक, वो सब आपकी तारीफ करते हैं कि कितने योग आदमी है। तो अभय जी जो कुछ कह रहे हैं उसकी एक विश्वसनीयता है। तो एक चैनल पर बैठा हुआ आदमी कह रहा है कि भैया नोट में माइक्रो चिप लगी हुई है, और फिर उसको आज तक जैसा चैनल अपना मुख्य चेहरा बनाता है, देश का सबसे बड़ा चैनल कह रहा है। तो क्या अब पत्रकारिता में इन सो कॉल्ड बड़े चैनल्स में विश्वसनीयता का सवाल खत्म हो गया है? किसी पत्रकार की साख का सवाल खत्म हो गया है? जो पत्रकार इतने झूठ बोलता रहा वो अपना मुख्य चेहरा बना सकते हैं? ये क्या हो रहा है इस समय? दूंगा आपके इस सवाल के जवाब में, और वो रिजर्व बैंक का दिया हुआ अधिकृत वक्तव्य है। रिजर्व बैंक कह रहा है कि 2000 का नोट जिसको सरकार ने वापस बुला लिया था लेकिन खारिज नहीं किया है। 2000 का नोट सरकार ने, रिजर्व बैंक ने कहा है कि भाई वापस कर दीजिए हमें, हम नया नोट नहीं छापेंगे, उसकी जगह दूसरी करेंसी ले आएंगे, लेकिन उसको अवैध घोषित नहीं किया गया। ये एक खास तरह की स्थिति है, आप ध्यान कीजिए। अभी भी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 2000 के नोट वापस नहीं आए हैं। अगर उन्हें माइक्रोचिप लगा होता तो अभी सरकार को पता होता ना, माइक्रोचिप के जरिए वो ट्रैक कर लेते कि वो 2000 करोड़ रुपए कहां पे और कितनी जगहों पे दबे हुए हैं। ये बिल्कुल, मैं 4 दिन पुरानी, अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो खबर सामने आ जाएगी। 4 दिन पहले की खबर बता रहा हूं आपको। रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि 2000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट अभी भी वापस नहीं आए हैं उसके पास, यानी कि वो मार्केट में जारी हैं। मार्केट में तो दिखते नहीं। मैंने तो मुद्दतें हो गई, मैंने 2000 का नोट नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा 2000 नोट, मेरे घर में भी नहीं है। हम बैंक जाते हैं, बैंक वाले भी 2000 के नोट नहीं देते हैं, कुछ नहीं, दो ना एटीएम से निकलते हैं, 2000 के नोट दिखाई नहीं पड़ते, अदृश्य हो गए। इसका मतलब है वो काले धन में बदल गए, वो कहीं दबे रखे हुए हैं।
सरकार उनको जब्त नहीं कर पा रही है, रिजर्व बैंक में वापस जाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। अगर अभी सरकार इन 2000 के नोटों को अवैध घोषित कर दे तो फिर 2000 के नोट और एक टाइम दे 15 दिन के अंदर दे दीजिए, वरना 2000 के नोट कूड़े में कचरे में बदल जाएंगे, तब बहुत तेजी के साथ वो नोट निकल के जाएंगे बैंकों में बदली करने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा नोटबंदी का जो मोदी जी ने प्रकरण किया था 2016 में आज के दिन, उसके बाद से जो कुछ भी उसके बारे में कहा गया है, ये भारत की अर्थव्यवस्था का और मोदी के शासनकाल का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। इतना बड़ा झूठ कभी बोला नहीं गया। इससे ज्यादा घटिया किस्म की कोई गतिविधि भारत में अर्थव्यवस्था के नाम पर कभी की नहीं गई। और इसका इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मोदी जी ने जो बहुमत खोया है, उसके कई कारण हैं। हम लोग उन कारणों पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा कारण जिसका कोई बात नहीं करता है, मैं लेकिन ये मानता हूं, वो नोटबंदी भी है। क्योंकि इन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी से लोगों को जो नोटबंदी में जो दिक्कतें हुई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो कुछ भी नहीं है जो कहने जा रहा हूं उसके मुकाबले। उससे भारत का जो असंगठित क्षेत्र था, जो भारत के 94% लोगों को रोजगार देता है, असंगठित क्षेत्र पूरी तरीके से नोटबंदी से उसके ऊपर मरणांतक प्रहार हुआ और वो ढह गया असंगठित क्षेत्र। जो बाकी कुछ बचा था, वो जीएसटी को गलत सलत तरीके से, त्रुटिपूर्ण तरीके से लागू किया गया, उसका कारण हुआ। तो भारत में जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, ये जो संकट है, जिसमें शहर में आई श्रम शक्ति लौटकर गांवों में जा रही है, उल्टा हो रहा है। लोग एक गांव से शहर आते हैं, यहाँ करीब 5 करोड़ से ज्यादा जो श्रमिक हैं, वो गांव में लौट गए हैं, क्योंकि शहरों में उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। असंगठित क्षेत्र योग्य नहीं रह गया है कि उनको रोजगार दे। ये है वो कारण जिसकी वजह से मोदी जी को लोगों ने वोट देने से इनकार किया। उतने वोट उनको नहीं मिले जितनी मोदी जी को अपेक्षा थी। और यही अगर सिलसिला बना रहा तो एक बार फिर इसका अगले लोकसभा चुनाव में असर दिखाई पड़ेगा। देखिए, ये नोटबंदी, मोदी जी चुप रहते हैं इसके बारे में, भाजपा चुप रहती है, कोई नहीं बोलता। आपने कब से नहीं सुना भाजपा की तरफ से नोटबंदी में कोई वक्तव्य? मोदी जी की तरफ से कब से आपने कोई वक्तव्य? कभी नहीं, कभी नहीं। ये लोग चुप रहते हैं क्योंकि जानते हैं कि बहुत बड़ी गलती है ये लोग जानते हैं। ये लोग आप श्रेय नहीं लेते, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते ये इस सवाल के ऊपर। बाकी सवालों के ऊपर पीठ ठोकते रहते हैं, अपने नोटबंदी के सवाल पर कोई कुछ नहीं बोलता है। इसलिए नहीं बोलते हैं कि ये एक बहुत बड़ी घातक त्रुटि, घातक गलती हुई है इनसे, फेटल मिस्टेक हुई है, ब्लंडर हुई है बहुत बड़ी। और मोदी जी ने इस काम को, ना पार्टी में इसके समर्थक थे, लेकिन शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इसके समर्थक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस काम के साथ था, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने आज तक नोटबंदी की निंदा नहीं की। हम लोग आमतौर पर मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में अंतर्विरोधों की खोज करते रहते हैं कि इनमें कहां टकराव है, कहां एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कदम हैं मोदी जी ने जिसके पीछे संघ की सहमति थी और संघ चाहता था कि ये कदम उठाए जाए। नोटबंदी भी उनमें से एक कदम था। न केवल मोदी जी को उसका जवाब देना होगा, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी इसका जवाब देना होगा। अच्छा अभय जी, आपको क्या लगता है आरएसएस नोटबंदी के समर्थन में क्यों होगा? क्या रणनीति होगी, क्या खेल होगा? क्योंकि आरएसएस आमतौर से उद्योगपतियों के, व्यापारियों के साथ रहता है। उसकी जो गुरु प्रदक्षिणा होती है, उसमें लिफाफे भर भर के आते हैं व्यापारियों के। भाई देखिए, बहुत जो लोग ये मानते हैं कि वो पूरे देश की बागडोर उनके हाथ में है और वो जो जैसे चाहते हैं कठपुतली की तरह पूरे मुल्क को नचा रहे हैं, नीति निर्माताओं को नचा रहे हैं, संस्थाओं को नचा रहे हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं मंत्रियों को नचा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, ये मानना अपने आप में एक बहुत बड़ा नशा है। ये गैर संवैधानिक, राष्ट्रीय संसद क्या है? वो गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र है। ये शब्द कब प्रचलित में आया था? इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद, जब इमरजेंसी की हम लोगों ने सबने आलोचना की, तब ये शब्द प्रचलित आया था कि गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र। जो एक कॉकस बना था ना, जिसके अंदर ओम मेहता थे, देवकांत बरुआ थे, इंदिरा गांधी थी, ये सब लोग 4-5, संजय गांधी, सब मिलकर एक कॉकस बना था। एक चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी लिखा जाता था अखबारों में, याद करो 77-78 में चंडाल चौकड़ी थी। ये एक गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र था। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है, तब वो एक स्थायी रूप से गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र होता है। सारी ताकत वहां से चलती है, वो लोग जो चाहते हैं वो करवाते हैं, एक दो बातों को छोड़कर। तो ऐसे में दिमाग फिर जाना कोई मतलब ऐसी असाधारण बात नहीं है। उसमें आप बहुत सारे गलत निर्णय लेते हैं। भाई
कैशलेस सोसाइटी बनानी है, डिजिटलाइजेशन करना है, ये सारी इस तरह के बहुत सारे आप इस तरह के गलत निर्णय लेते हैं आप। लेकिन बीजेपी को तो लगता है कि महाराष्ट्र में कैश ही काम आएगा। शिंदे ने जो कैश बाँटा है सीधे नौ लड़कियों को महिलाओं को पैसा, भाइयों को पैसा। तो स्थिति ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये मानता है कि पूरे देश को वो कठपुतली की तरह नचा रहा है, जिससे चाहता है वो करवा सकता है। सत्ता में वो है नहीं, जवाबदेह किसी के प्रति है नहीं। अगर उसकी आलोचना होती है तो फौरन वहां से कहा जाता है कि भाई इस आलोचना प्रत्यालोचना में आप भाजपा से निपटिए, हमें बीच में मत घसीटिए। तो वो एक गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र है। ठीक उसी तरीके से गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र है इमरजेंसी की बाद में एक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र इमरजेंसी के दौरान बना था। तो जब आपके पास इतनी बड़ी ताकत हो कि आप न जवाबदेह हो उस ताकत के प्रति, कोई उत्तरदायित्वहीन सत्ता इसको बोलते हैं, वो सत्ता उसके पास है, और ऐसे संगठन का दिमाग फिर जाना बहुत ही स्वाभाविक है। भाई ये मान लेना कि हम एक कैशलेस सोसाइटी बनाएंगे, ये अपने आप में कितना हास्यास्पद है। यूरोप में कोई ऐसा देश नहीं है जो कैशलेस हो। एक तरह का डिजिटल ट्रांजैक्शन ही होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारे जो आग्रह हैं, जिसने समाज में बहुत सा उथल-पुथल पैदा की, बहुत दिक्कतें पैदा की, और जो अनौपचारिक क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र है, उसको रेगुलराइज करने है, उसको संगठित क्षेत्र में बदलने के लिए और नीतियां तो बनाई नहीं गई, कोई जमीन बनाई नहीं गई। शक्ति और क्षमता अर्थव्यवस्था में है नहीं इतनी कि इतने बड़े क्षेत्र को आप औपचारिक क्षेत्र में बदल दें। लेकिन नोटबंदी कर दी। आज स्थिति ये है कि 2000 करोड़ से ज्यादा के नोट बाजार में मौजूद हैं। बाजार में क्या मौजूद है? वो काले धन में मौजूद है। बाजार में तो हम लोगों को वो दिखते नहीं। जी। देखिए, बाबा रामदेव तो मोदी जी के बड़े समर्थक थे, वो बड़े नोट की वकालत करते थे। अब वो बाबा रामदेव का नोटबंदी को लेके कोई बयान नहीं है, हालांकि सामने नहीं आ रहा है नहीं, कोई बाबा भी। रामदेव की तो स्थिति ये है, मुझे तो बहुत शर्म आती है, जिस व्यक्ति को एक देशी दवाओं, देशी उद्योग, राष्ट्रीयता की ये मल्टीनेशनल कारपोरेशनों से जो व्यक्ति टक्कर लेगा, ये व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव ये दोनों खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़े खड़े हुए थे, और जज इनको लगातार लताड़ लगा रहे थे इनको, क्योंकि उन्होंने झूठे विज्ञापन दिए, झूठे उन्होंने दावे किए, और जितने बारी क्षमा मांगते थे जज कहते थे हम आपकी क्षमा से संतुष्ट नहीं है, आप किंतु और परंतु के साथ क्षमा मांगते हैं, आपके हलफनामे गलत हैं। इनकी हालत ये थी कि ये घुटने के बल गिर जाने के लिए तैयार थे, लगभग रुआसे हो चुके थे। ऐसे लोग जिनकी कोई साख नहीं है, जिनका बिजनेस लगातार गिर रहा है, ऐसे लोगों को जब भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ, जैसे बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुए, तो गोदी मीडिया ने किस व्यक्ति को टीवी की स्क्रीन पे पेश किया? गोदी मीडिया ने पेश किया बाबा रामदेव को पेश किया टीवी स्क्रीन पे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में बाबा रामदेव की क्या स्थिति है। मैं तो इन लोगों की गिरी हुई साख, इन लोगों की बात बारे में सोचता ही नहीं। मेरे तो एक जमाने में मैंने सोचा था कि शायद ये एक नए किस्म के उद्योग के साथ सामने आ रहे हैं, और एक नई किस्म की जनता को इनके उत्पाद पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पैसे कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए उल्टे सीधे काम किए हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में दंडित हुए हैं, अब इनकी कोई साख नहीं रह गई है। इसलिए इनके बयानों की भी कोई साख, हम इनके बयानों में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। मैंने एक बार इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बाबा रामदेव प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते। मुझसे कहा था उन्होंने, इंटरव्यू में कहा था, ऑन कैमरा कहा था। देखिए, ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं असीमित होती हैं, ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं असीमित होती हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग उन महत्वाकांक्षाओं के काबिल नहीं होते जिनका उन्होंने मन में मुगालता पाल रखा है। मुझसे बहुत बड़ी बातें बताई थी कि क्या क्या योजनाएं। बालकृष्ण जी ने भोजन भी कराया था, रामदेव जी के संग रहा था। मैं देखना चाहता था कि क्या राजनीति है इनकी, क्या वो है। अब महाराष्ट्र पे हम लौटते हैं। एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र का, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी सीन से लगभग गायब है। आज तक पे कभी-कभी वो स्पॉन्सर टाइप के इंटरव्यू दे देते हैं, लेकिन मैं कहीं पे महाराष्ट्र, मुंबई में घूम रहा हूँ, कहीं गडकरी की चर्चा नहीं है, होर्डिंग नहीं है, पोस्टर नहीं है। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में गडकरी को किनारे किया जा रहा है? मतलब मोदी से देखिए, गडकरी तो महाराष्ट्र की राजनीति में किनारे हो चुके हैं, किया नहीं जा रहा है, बल्कि हो चुके हैं। और मेरा मानना है कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी भूमिका को बहुत सीमित कर दिया गया है, और जिस व्यक्ति ने उनकी भूमिका को सीमित किया है, उस व्यक्ति का नाम है अमित शाह। इस बात को सब लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अमित शाह को पहले गडकरी को खत्म किया गया, उसके बाद में अमित शाह की ये पूरी कोशिश है कि जिनके जरिए गडकरी खत्म किया गया था, देवेंद्र फडणवीस, उनको भी खत्म किया जाए। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं।
अब चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनके साथ है, गडकरी को अभी भी पसंद करता है, इसलिए इनको मंत्रिमंडल से नहीं निकाला जा सकता है। बाकी उनका कोई राजनीतिक महत्व बचा नहीं। लेकिन ये क्या देवेंद्र फडणवीस गडकरी को ये समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि इस तरह पे हाशिए में कोई नेता इस तरह आसानी से हाशिए में चला जाता है। भाई देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस शैली में चलाई जा रही है और चलाई जाती रही है, उस शैली में सत्ता का केंद्रीकरण बहुत जबरदस्त है, बहुत ही उच्चतम स्तर का सत्ता का केंद्रीकरण है। ऐसा कभी भारत के इतिहास में देखा नहीं गया, और कोई भी निजाम जो अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, दूसरे देशों में भी इतना बड़ा केंद्रीकरण नहीं मिलेगा। कुल मिला जो अरुण शौरी ने एक बात कही थी ना, ये कुल मिला के क्या 1.5-2 लोगों की सरकार है। आज भी 1.5-2 लोगों की सरकार है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा किसी का महत्व इसमें है नहीं। आपको कोई भी पद हो, आप कोई भी विभाग हो, आपके पास कुछ भी हो, कुछ नहीं है। वो लोग जो चाहते हैं वही होता है, जिसको चाहते हैं उठाते हैं, इसको चाहते हैं गिराते हैं। वो चाहते हैं उसका महत्व बढ़ जाता है, वो नहीं चाहते हैं उसका महत्व गिर जाता है। हाँ, ये तो लगता है, लेकिन एक बड़ा महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा सवाल ये भी बन के उभर रहा है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने, संजय राउत ने गुजरात बनाम महाराष्ट्र ये संदेश देने की कोशिश की थी कि महाराष्ट्र के सारे इंडस्ट्री को उठा के गुजरात भेजा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा गुजरात में गूंजेगा? महाराष्ट्र माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में गूंजेगा? चुनाव पर ये महाराष्ट्र में असर पड़ेगा? चुनाव में ये एक मुद्दा है किस हद तक इसका असर होगा। जो मुंबई कर हैं या जो मराठा वोटर हैं, वो किस हद तक इसके आधार पर महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, वो किस हद तक इसके आधार पर वोट अपनी मतदान प्राथमिकताओं को तय करेंगे, ये तो आज नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये एक मुद्दा है जिसको महाविकास आघाड़ी की तरफ से लगभग नियमित रूप से उठाया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अच्छा, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? ऐसा मुद्दा जो पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित कर रहा है, वो मुद्दा क्या होगा? देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव को सबसे ज्यादा जिस मुद्दे ने प्रभावित किया है, वो मुद्दा है अभी फिलहाल आरक्षण का। जो मराठा समाज है महाराष्ट्र का, और जो कुणबी समाज है, मराठा और कुणबी दोनों मिलाकर 31-32% से ज्यादा हो जाता है। यानी पूरे महाराष्ट्रियन सोसाइटी का करीब 30% से ऊपर यही हिस्सा हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी मराठा आरक्षण के खिलाफ है। जब देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री थे तो उन्होंने मराठा आरक्षण के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था। इस बात से वो लोग बहुत नाराज हैं, और जो मनोज जरांगे पाटिल हैं, वो लगातार देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बयान देते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देते रहे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे की रोशनी में अंततः किधर जाएगा वोट, ये सब देखने वाली बात है। अभी तो हम लोग इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लड़ाई वहां बहुत कड़ी है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि जिस तरह मनोज जरांगे पाटिल ने अपने उम्मीदवारों की वापसी की है, उसके ऊपर पूरी तरीके से छाप लगी हुई है शरद पवार की रणनीति की। बिल्कुल सभी ठीक बात लोगों है। का मानना है कि इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक बात है, तभी राहुल गांधी जाति जनगणना के मुद्दे पर लगातार हमलावर हैं, चाहते हैं ये मुद्दा बना रहे। देखना होगा कि क्या क्या होता है महाराष्ट्र की राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अभय दुबे जी, और उन्होंने बेबाक तरीके से बताया कि देश की राजनीति में महाराष्ट्र की भूमिका क्या है और महाराष्ट्र क्या संदेश देने जा रहा है। मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपना साथ बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।